गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसएसटी 10th क्लास जिसमें आपको सिविक्स का सेकंड चैप्टर करवाया जा रहा है और इस चैप्टर के कुछ जो टॉपिक्स थे वो आपको पहले रीड करवा दिए गए हैं। आज जो आपको टॉपिक रीड करवाया जाएगा वो है हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिसाइज, कि जो फेडरलिज्म होता है वो कैसे चलता है, वो किस तरह से काम करता है। इसकी रीडिंग चलिए शुरू करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आर नेसेसरी फॉर द सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म। कहते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, मतलब जो संवैधानिक रूप से जो कानून है, जो मतलब जो संवैधानिक प्रावधान है या जो कानून है वो बहुत ज़रूरी है। किसके लिए? एक सक्सेसफुल फेडरलिज्म के लिए। अगर आपको फेडरलिज्म को सक्सेस बनाना है तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोविजंस का बहुत अच्छे से यूज़ करना होगा। बट दीज आर नॉट सफिशेंट, परंतु ये पर्याप्त नहीं है। मतलब केवल इनसे भी काम नहीं चलने वाला। देखो, ये ज़रूरी भी है लेकिन अकेले इनसे काम भी नहीं चलने वाला, कुछ और चीज़ें भी चाहिए। इफ़ द फेडरल एक्सपेरिमेंट has succeeded in India, it is not merely because of the clearly laid out constitutional provisions। कहते हैं कि if the federal experiments has succeeded in India, जो यदि भारत की अगर बात की जाए, भारत में जो संघीय मतलब जो ये फेडरल है अकेला कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की वजह से कामयाब नहीं हुआ है, इसके पीछे कुछ और चीज़ें भी हैं। ठीक है, मतलब ये नहीं कह सकते कि अकेले कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की वजह से भारत के अंदर जो फेडरल है वो सक्सेस हुआ है। नहीं, उसके साथ और भी कई चीज़ें हैं। द रियल सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया can be attributed to the nature of democratic politics in our country। कहता है कि the real success of federalism in India, भारत में जो फेडरलिज्म की सही सफलता है ना, जो असली सफलता है वो किसकी वजह से आई है? वो आई है attributed to the nature of democratic political in our country, हमारे यहाँ जो लोकतांत्रिक राजनीति है इसकी वजह से। ठीक है, तो ये कहा जा सकता है कि जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है हमारे देश में उसकी वजह से फेडरलिज्म सक्सेसफुल हुआ है, अकेले कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की वजह से नहीं हो पाया। दिस एंश्योर्ड दैट द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म, रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड डिज़ायर फॉर लिविंग टुगेदर बिकम शेयर्ड आइडल्स इन आवर कंट्री। इसमें कहते हैं कि दिस एंश्योर्ड दैट, ये क्या करता है, ये हमें जो हमारी डाइवर्सिटी है, मतलब स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म, जो संघवाद की फेडरलिज्म की जो स्पिरिट है, मतलब स्पिरिट का मतलब क्या होता है? भावना। ठीक है, स्पिरिट की जो फेडरलिज्म की जो भावना है और जो डाइवर्सिटी है उसके प्रति जो रिस्पेक्ट है, एंड डिज़ायर फॉर लिविंग टुगेदर, और एक साथ रहने की जो इच्छा है हमारी, ठीक है, उन सभी को ये क्या करता है? उन सभी को पूरे देश के अंदर शेयर कर रहा है। ठीक है, उसको क्या कर देता है? ये शेयर किया है इसने। ठीक है, let us look at some of the major ways in which this happened। आओ हम कुछ ऐसे और मतलब पहलू देखेंगे और कुछ ऐसी बातें देखेंगे जिससे हमें इसके बारे में पता चले कि इसने किस तरह से काम किया है, कि फेडरलिज्म किस तरह से देश के अंदर सक्सेसफुल हुआ। सबसे पहले होगा लिंग्विस्टिक स्टेट्स। लिंग्विस्टिक स्टेट्स क्या होती है? भाषीय राज्य। मतलब कुछ स्टेट्स ऐसी होती हैं जो सिर्फ भाषा के बेस के ऊपर बनी हुई हैं। The creation of linguistic state was the first and a major test for democratic politics in our country। हमारे देश में जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स थी, जो लोकतांत्रिक राजनीति थी, उसके लिए पहला जो टेस्ट था, पहला और मुख्य जो टेस्ट था वो क्या था? वो था लिंग्विस्टिक स्टेट्स का क्रिएशन करना, कि जो राज्य हैं उनका भाषा के आधार पर गठन करना। तो पहला काम तो यही था। इफ़ यू लुक एट the political map of India when it began its journey as a democracy in 1947 and that of 2019, you will be surprised by the extension of the changes। देखो, इसमें कहते हैं कि अगर आप इंडिया का पॉलिटिकल मैप देखो, दो तरह के पॉलिटिकल मैप देखो, एक तो 1947 का और एक 2019 का। देखिए ऊपर दिया गया। अब आप इस मैप को देखोगे, इसको ऑब्जर्व करना आप ध्यान से, क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे स्टेट्स हैं, क्या क्या है यहाँ पर। मतलब सारा मिक्सअप सा था। तब कोई भाषा के आधार पे किसी भी चीज़ के हिसाब से हमारा देश मतलब अच्छे से
तैयार नहीं हुआ था, बनाया नहीं गया था, स्टेट्स नहीं बनाई गई थी इतने अच्छे से। देखो कितना मिक्स, एक मैसअप सा हो रहा है, सारा मिक्स हो रहा है। लेकिन धीरे धीरे इसको सुधारा गया, धीरे धीरे भाषा के आधार पर भी गठन किया, कुछ और चीज़ें भी यहाँ पर जोड़ी गई, नए राज्यों का निर्माण किया। और आज मतलब अगर लास्ट ईयर का जो मैप देखा जाए तो देखो कितना एक अलग सा मैप हमारे सामने आता है। ठीक है, तो ये इनके अंदर डिफरेंस बताने के लिए इसने कहा है कि आप अगर डेमोक्रेसी की शुरुआत 1947 में शुरू तो हो गई थी, लेकिन आप देखोगे कि जो दोनों मैप हैं, दोनों मैप के टाइम पीरियड के अंदर बहुत सारा क्या हुआ है, चेंज आया है। मैनी ओल्ड स्टेट्स हैव वैनिस्ड एंड मैनी न्यू स्टेट्स हैव बीन क्रिएटेड। बहुत सारी जो पुरानी, वैनिश का मतलब होता है गायब होना, बहुत सारी पुरानी जो राज्य थे वो क्या हो गए, गायब हो गए, और कई नए राज्य बनाए गए। एरियाज, बाउंड्रीज एंड नेम ऑफ द स्टेट हैव बीन चेंज। एरिया चेंज हो गया, बाउंड्री चेंज हो गई, जो मतलब सीमाएं थी उनकी, और जो नेम थे स्टेट्स के वो भी चेंज हो गए इतने सालों के अंदर। इन 1947 द बाउंड्रीज ऑफ सेवरल ओल्ड स्टेट्स ऑफ इंडिया वर चेंज इन ऑर्डर टू क्रिएट न्यू स्टेट्स। कहते हैं कि जब 1947 के अंदर जो स्टेट्स थी ना, उसकी कई स्टेट्स की जो बाउंड्रीज थी वो चेंज हो गई। कैसे चेंज हुई? क्योंकि उसके आसपास नए राज्य बनाए गए, न्यू स्टेट जब क्रिएट की जा रही थी, तो उसकी वजह से कोई पुरानी जो स्टेट होती थी उनकी बाउंड्रीज में चेंज आ गया। Some states were created not on the basis of language but to recognize different based on culture, ethnicity और geography। कहते हैं कि कुछ जो राज्य थे वो किसके हिसाब से बनाए गए? कुछ राज्य तो मतलब ये कहते हैं कि स्टेट्स वर नॉट क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। कुछ राज्य भाषा के आधार पे नहीं बनाए गए, बट टू रिकॉग्नाइज डिफरेंट बेस्ड ऑफ कल्चर। लेकिन उनकी पहचान किससे है? देखो जरूरी नहीं पूरे के पूरे जो अब हरियाणा है, हरियाणा भाषा के हिसाब से थोड़ा बना हुआ है, ठीक है, तो लेकिन एक कल्चर अलग है, ठीक है, जो मतलब इसका एथनिसिटी है, या फिर एथनिसिटी जो होता है मतलब उसको कहेंगे विभिन्नता, मतलब जो जातीयता है, ठीक है, भूगोल और जो जातीयता है उसमें भी विभिन्नता, उसके आधार पे जो डाइवर्सिटी है, किसके अंदर डाइवर्सिटी है? कल्चर के अंदर, एथनिसिटी के अंदर, और जो ज्योग्राफी भौगोलिक विभिन्नता है उसके आधार पे इनका गठन किया। अब कश्मीर की बात कर लीजिए, तो कश्मीर क्या भाषा के आधार पे नहीं है, ठीक है। एक खास जीके की बात बता देता हूँ। कल एक मतलब न्यू पॉलिसी बनाई गई है, उसके अकॉर्डिंग कश्मीर के अंदर कुछ 5 लैंग्वेज ऐड की गई है। वहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशनली 5 लैंग्वेज जो है वहाँ पर ऐड कर दी गई है। वहाँ के जो वर्किंग सिस्टम है, उनकी जो गवर्निंग सिस्टम है, उसके अंदर आप फाइंड आउट करो कि कौन सी 5 लैंग्वेजेस जो हैं वो उसमें ऐड की गई हैं अब कॉन्स्टिट्यूशनली, ठीक है। ये 70 ईयर में पहली बार हुआ है। नेक्स्ट ये कहता है These includes states like नागालैंड, उत्तराखंड एंड झारखंड। अब देखो उत्तराखंड है, नागालैंड है, झारखंड है, ये स्टेट्स लैंग्वेज के हिसाब से नहीं बनाए गए, ये दूसरी डाइवर्सिटी के हिसाब से बनाए। यहाँ की कल्चर अलग है, यहाँ पर जियोग्राफिकल जो स्ट्रक्चर है वो भी अलग है, ठीक है, इस वजह से। नेक्स्ट, when we demand for the formation of states on the basis of language, we raised some national leaders feared that it would lead to the disintegration of the country। कहते हैं कि जब क्या किया जाता है, when the demand for the formation of state on the basis of language was raised, जब किसी भाषा के आधार पर राज्य के गठन की बात उठाई जाती है, तो जो नेशनल लीडर्स होते हैं ना, मान लो कोई स्टेट है भाई, तो वो उस स्टेट के जो लोग हैं ना, वो मतलब बहुत सारे लोग हैं, वो क्या डिमांड उठा रहे हैं? वो डिमांड उठा रहे हैं कि हमारा राज्य अलग बनाया जाए और भाषा के आधार पे बनाया जाए। तो क्या होता है, जो नेशनल लीडर्स होते हैं वो डरे हुए होते हैं, उनको ये डर होता है कि कहीं इससे जो देश है ना वो टूट ना जाए, ठीक है। डिसइंटीग्रेशन का मतलब देखो, इंटीग्रेशन का मतलब तो होता है जुड़ना, और डिसइंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? टूटना। तो डिसइंटीग्रेट ना हो जाए, ठीक है। ये नेताओं को डर रहता है कि लीडर्स को, जो बड़े बड़े लीडर्स होते हैं वो, उनको ये डर रहता है कि हम भाषा के आधार पे देश, इस राज्य का गठन तो कर देते हैं, लेकिन ये ऐसा ना हो कि ये इससे टूट जाए, तो उसको बनाए भी रखना होता है। द सेंट्रल गवर्नमेंट resisted linguistic states for some time, but the experience has shown that the formation of linguistic states has actually made the country more united। अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसने क्या किया? उसने बना तो दिया
उसने क्या कर दिया, उसने रजिस्ट कर दिया, मतलब जो न्यू स्टेट के हिसाब से जो लैंग्वेज के हिसाब से जो स्टेट बनाने थे उसको रोक दिया उसने क्या कर दिया, उसको रजिस्ट कर दिया। लेकिन बाद में ये महसूस किया गया, ये अनुभव किया गया कि जो लिंग्विस्टिक स्टेट बनाई गई थी, जो बनाई गई है, वो वास्तव में क्या बनी, वो पूरी कंट्री की यूनिटी का एक पार्ट बन गई। मतलब पूरी कंट्री को यूनिट के अंदर यूनिट करके मतलब यूनाइट करके रखती है, ठीक है, एक बना के रखती है, एकता का प्रतीक बन गई। वही जो भाषा के आधार पर अलग अलग राज्य बना तो दिए, लेकिन डर था कि भाई कहीं देश टूट ना जाए। लेकिन उल्टा हुआ, ऐसा हुआ ही नहीं कि देश टूटेगा, देश बल्कि एक हुआ। और एक बहुत बड़ी मतलब पूरी वर्ल्ड के लिए एग्जांपल पेश किए कि इतनी सारी स्टेट हैं, वो कई सारी ऐसी स्टेट हैं जो लैंग्वेज के ऊपर बेस है, लेकिन फिर भी वो एक है, पूरे के पूरे कंट्री के साथ जुड़े हुए हैं। इट हैज़ ऑल्सो मेड एडमिनिस्ट्रेशन ईजियर, इसने जो प्रशासन था, एडमिनिस्ट्रेशन था, उसको ईजियर बना दिया, उसको आसान बना दिया। अब देखो भाई, अगर कोई देश है उसके अंदर अलग अलग राज्य बनाए जा रहे हैं, अगर वो राज्य शांतिपूर्ण ढंग से नहीं चलेंगे तो उस देश का जो प्रशासन होगा, एडम होगा, वो अच्छे से नहीं चल पाएगा, ठीक है। लेकिन अगर वो शांति से अपना सारा काम निपटाते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो एडम जो होगा वहाँ का वो बहुत ही ईजी हो जाएगा, ठीक है, उसका हैंडल करना। तो ये एक ही टॉपिक में बेटा आपको करवा रहा हूँ आज, जो हमने अभी पढ़ा है लिंग्विस्टिक स्टेट्स। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप ना इसके अंदर एक चीज़ और ज़रूर देखना, लैंग्वेजेस का एक मतलब लिस्ट दी गई है, जो आगे दी गई है, ये रही। ये जो लैंग्वेजेस यहाँ पर दी गई है, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेजेस हैं, मतलब जो हमारे संविधान के अंदर मौजूद हैं, ठीक है। अब एक खास बात थोड़ी सी मैं इंपॉर्टेंट इसके साथ बता देता हूँ। जब हमारा संविधान बनाया गया था, मीन्स जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब जो कॉन्स्टिट्यूट है वो क्रिएट किया गया था, उस टाइम इसके अंदर ओनली कुछ लैंग्वेजेस ही थी। उस टाइम इसमें 14 लैंग्वेजेस थी, आज 22 हैं। उस टाइम इसमें 14 लैंग्वेज थी, मतलब 14 भाषाएं थी। आज जो है, आज इसमें 22 लैंग्वेजेस ऐड हो चुकी हैं। और मतलब धीरे धीरे करके कुछ अमेंडमेंट हुए, कुछ संशोधन हुए, उन अमेंडमेंट या संशोधन की वजह से इसके अंदर नई नई भाषाएं ऐड की गई, ठीक है। अब ये आपको ध्यान रखना है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।